हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुदेश कुमार गुप्ता नीट महा रिवीजन कोर्स में मेटलर्जी चैप्टर आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा। जो क्वेश्चंस का सिलेक्शन है वो एनसीईआरटी और जो एनसीईआरटी की एक एग्जाम्पलर बुक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वहां से मैंने क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है बेटा बेसिकली, ठीक है ना। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं बेटा जिनको लेकर के बच्चों को हमेशा मन में थोड़ा बहुत डाउट रहता ही है कि हाँ सर इसको कैसे करना है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने इस बार लिए बेटा। इसमें देखिए हाँ बेटा, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। समझना बेटा कि एग्जैक्टली जो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है, सुनना मेरी बात, अगर आप बेटा मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को एक्वस सॉल्यूशन के साथ में इलेक्ट्रोलाइज करवाएंगे तो होगा क्या बेटा, समझना कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो है ये क्या करेंगे बेटा, एक्वस मीडियम में जो H2O है, पानी जो है, उसमें से H प्लस को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे और H प्लस को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके वहां से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवाएंगे बेटा, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपको जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस इसमें करवाएंगे बेटा, इनके सॉल्यूशन में बेटा, कि मैग्नीशियम का जो भी आपके पास सॉल्यूशन था, तो मैग्नीशियम अगर है भी बेटा और एल्यूमिनियम अगर है भी उसके अंदर, तो वो बेटा क्या करेगा कि H2 में से H प्लस को इलेक्ट्रॉन देकर हाइड्रोजन गैस रिलीज करवाएंगे। यहां पर अपन को बेटा मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम मिल ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा अगर गलती से मैग्नीशियम एल्यूमिनियम बन भी गया इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, तो वो तुरंत ही H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करवा देंगे। भाई इनका SRP जो होता है ना बेटा, वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसका SRP पॉजिटिव है, इसका SRP पॉजिटिव, और क्रोमियम की +6 स्टेट तो हो सकती है ना बेटा। भाई जरूरी थोड़ी है मैं +3 +2 इमेजिन करूं, +6 स्टेट, उस +6 स्टेट में बेटा +6 स्टेट में इसका SRP पॉजिटिव हो जाता है, +6 स्टेट में बेटा, ठीक है। तो अब बात यह आती है बेटा कि जिसका SRP नेगेटिव है वो कैसे एजेंट है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट है, उनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। तो ये वास्तव में इलेक्ट्रॉन दे करके H प्लस को इलेक्ट्रॉन देके H2 की फॉर्म में बेटा गैस रिलीज करवा देंगे और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, आयंस में। भाई मैग्नीशियम जो है बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम 2 प्लस में, या एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम +3 में कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन दे करके बेटा। और ये आपको डिपॉजिट कंडीशन में बेटा कैथोड पर प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो वास्तव में इनमें से मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो है, इनका अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस एक्वस सॉल्यूशन में करवाओगे, इनके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस तो करवाते हैं लेकिन इनकी मेल्ट स्टेट में बेटा, एक्वस कंडीशन में नहीं ले सकते। एक्वस में लिया तो आपको वहां पर क्या मिलेगी बेटा, H2 गैस मिलेगी, मेटल डिपॉजिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अवेलेबल इन अर्थ क्रस्ट अमोंग। देखो बेटा बहुत सिंपल सी चीज मैं बताऊं आपको कि सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में जो है ना बेटा, वो होता है ऑक्सीजन, फिर होता है सिलिकॉन, फिर होता है बच्चे एल्यूमिनियम, फिर होता है आयरन, फिर होता है मैग्नीशियम, और फिर होता है कैल्शियम। इसको याद रखने के लिए SiO2 से याद रख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो वास्तव में मोस्ट अबंडेंट तो ऑक्सीजन होता है और मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल भी है ये बेटा। एक और चीज ध्यान रखें कि ये नॉन मेटल के केस में आ रहा है। इनमें से बेटा मेटल जो है ना भाई, ऑक्सीजन सिलिकॉन दोनों ही मेटल नहीं है, लेकिन ये तो मेटल है। अगर कोई आपसे पूछे कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ क्रस्ट में बेटा, बात अर्थ क्रस्ट की चल रही है, ठीक है ना, पूरी यूनिवर्स की नहीं चल रही है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट अगर कोई आपसे पूछता है बेटा, तो वो कौन सा होगा, ऑक्सीजन। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, तो फिर आंसर चला जाएगा एल्यूमिनियम बेटा। और ये 5वें और 6ठे नंबर पे होते हैं। ये भी दिया हुआ है एनसीईआरटी के एस ब्लॉक वाले चैप्टर में बेटा कि ये 5वें और 6ठे नंबर पे होता है। तो हाल फिलहाल दिए हुए ऑप्शन में से बेटा सबसे ज्यादा नंबर किसका आ गया, गिवन ऑप्शन में से। यहाँ ऑक्सीजन और सिलिकॉन तो दिया हुआ नहीं है, तो बेटा एक तो एल्यूमिनियम हो गया और एक आयरन हो गया, ये आंसर हो जाएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कुल मिलाकर के बच्चे। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर डज नॉट कंटेन। देखिए बेटा जनरली क्या होता है कि बच्चे जो है ना बेटा मेटल अलॉय याद नहीं करते हैं, कंसेप्चुअल चीजें याद करते हैं बेटा, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं मेटल अलॉय से, तो आप वो भी पढ़ के चलें, इसलिए मैंने ये सवाल दे दिया बेटा आपको, ठीक है। क्या ट्रिक है बेटा, इसकी ट्रिक क्या है कि इसको याद रखने की बेटा ट्रिक है
जर्मन लैंग्वेज ऑलवेज सीक्वेंस में बोलो। क्या ट्रिक है? जर्मन लैंग्वेज ऑलवेज सीक्वेंस में बोलो। इससे क्या मतलब है? देखिए बेटा, जर्मन लैंग्वेज से अपन को लेना है जर्मन सिल्वर, ठीक है। और जो सीक्वेंस है ना बेटा, वो क्या रखना है? 28, 29, 30। मतलब बेटा इसमें निकिल होता है, कॉपर होता है और जिंक होता है। और एनसीईआरटी के हिसाब से अगर मैं फॉलो करूं तो बेटा ये 2:1:1 में होते हैं बेटा। परसेंटेज दिया हुआ है, मैंने उसको रेशो में निकाल लिया है बेटा। तो यहां पर देखिए बेटा, एक दिमाग में एक चीज तो ये याद रखनी है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। और ये भी ध्यान रखना है कि क्या क्या है बेटा। तो बेटा क्या ट्रिक है कि जर्मन लैंग्वेज ऑलवेज सीक्वेंस में बोलो। बोले सीक्वेंस क्या रखना है? 28, 29, 30। तो बेटा यहाँ पर निकिल, कॉपर और जिंक है बच्चे। इसमें निकिल है, कॉपर है, जिंक है और सिल्वर जो है वो प्रेजेंट नहीं है बच्चे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज थ्रोन एज एनोड मड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। जैसे जैसे चैप्टर में अपन आगे बढ़ेंगे ना बेटा, लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। अभी फटाफट बहुत छोटी छोटी सी चीजें चल रही हैं, ऐसा ना सोचे कि इसमें ऐसा ही चलेगा, नहीं बेटा। एलिंगम डायग्राम वगैरह के सवाल भी सब आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज थ्रोन एज एनोड मड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। देखिएगा बेटा कि अगर कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की अपन बात करें बेटा, एग्जैक्टली क्या लिया गया है बेटा? एनोड और कैथोड। एनोड भी बेटा कॉपर का होता है, कैथोड भी कॉपर का होता है बच्चे। करंट फ्लो इसमें करता रहेगा। और इसमें बेटा सॉल्यूशन जो भरा हुआ है ना, अगर आपको रिफाइनिंग का केस करवाना है तो सॉल्यूशन भी कॉपर का ही इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, कॉपर सल्फेट है। एनोड बच्चे इसमें इम्प्योर होता है। एनोड कैसा होता है? बोलो, इम्प्योर होता है। और बेटा कैथोड कैसा होता है? प्योर होता है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर क्या होगा? जवाब दें बच्चे, एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन। तो जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कॉपर +2 में कन्वर्ट होगा। और जैसे ये कॉपर +2 में कन्वर्ट होगा बेटा, ये एक्वस हो जाएगा, मतलब ये आयन में आएगा बेटा, ये आयन में पहुंचेगा। देन बेटा कैथोड पर क्या होना है? रिडक्शन, सीधी सी बात है। तो जो कॉपर जो था ना बेटा सॉल्यूशन में, वो कैथोड पर जाकर के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री होगा और इलेक्ट्रॉनों का फ्लो इधर से इधर आएगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही सरफेस पे पहुंचेंगे, कॉपर 2+ आयन जो है बेटा, उन इलेक्ट्रॉन को गेन करके वापस रिड्यूस हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर कॉपर यहाँ से निकलेगा और इस पर जाकर डिपोजिट होता चला जाएगा। तो बेटा कैथोड इसलिए प्योर लेते हैं, सुनना मेरी बात, क्योंकि इस पर तो डिपोजिशन हो रहा है। इस पर क्या हो रहा है? डिपोजिशन बेटा। अगर आपने कैथोड इम्प्योर ले लिया होता तो बेटा उस इम्प्योरिटी के ऊपर ही ये कॉपर जमा होता चला जाएगा ना बच्चे। इम्प्योरिटी के ऊपर ही कॉपर जमा हो जाएगा, तो इम्प्योरिटी अलग कहां से होगी? तो कैथोड कैसा लिया जाता है? प्योर लिया जाता है। और इसके ऊपर डिपोजिशन होता चला जाता है। ये समय के साथ थिकर होता चला जाता है, मोटा होता चला जाता है। जबकि एनोड इम्प्योर लेते हैं बेटा, उसमें से क्या है कि जो कॉपर है वो तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कॉपर 2+ की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा बेटा। लेकिन इसमें कुछ ऐसी इंप्योरिटीज थी बेटा, मान लीजिए आपके पास में जो इंप्योरिटीज थी वो कुछ ऐसी इंप्योरिटीज थी, ये इसमें इंप्योरिटीज की फॉर्म में लगा हुआ था बेटा। किसकी फॉर्म में लगे हुए थे ये? इंप्योरिटीज। वापस देखें एक बार, सुनना एक बार कि ये सब कॉपर लगा हुआ है। वापस देखिए, ये कॉपर है बेटा, ये कॉपर है, ठीक है। क्या है? ये कॉपर है। और इसमें इंप्योरिटीज लगी हुई हैं बेटा, मान लीजिए ये वाली बीच बीच में इसमें इंप्योरिटीज लगी हुई हैं, ये वाली, ये इंप्योरिटीज है बेटा। क्या है? ये इंप्योरिटीज है, ठीक है। अब होगा क्या बेटा कि जो इसमें लेस बेसिक इंप्योरिटीज है, सुनिएगा अच्छे से, जो इसमें लेस बेसिक इंप्योरिटीज है ना बेटा, कौन सी? लेस बेसिक इंप्योरिटीज। मतलब ये कि बेटा ऐसी इंप्योरिटी जो इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहते, और जो इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहते ना बेटा, उनका एसआरपी ज्यादा होता है, पॉजिटिव होता है बच्चे। और ऐसे में बेटा कौन कौन आते हैं? छापा, अगर आपने ट्रिक सुनी हो तो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेटा।
ये सब बेटा इसी ट्रिक के अंदर आते हैं। छापा इनका एसआरपी पॉजिटिव के केस में चला जाता है, और बेटा इनका एसआरपी पॉजिटिव है, ये लेस बेसिक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहते। अब सुनना मेरी बात, एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि भैया यहाँ पर बेटा लोग आवाज लगा रहे हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लो। एनोड पर क्या आवाज लगाई जा रही है, बोले इलेक्ट्रॉन रिलीज करो, ऑक्सीडेशन करवाओ, इलेक्ट्रॉन रिलीज करो, ऑक्सीडेशन करवाओ। कॉपर ने आवाज सुनी, तुरंत दौड़ के आया और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। ठीक है, अब वहां पर बेटा सिल्वर था साथ में, उसने भी आवाज तो सुनी, उसने भी आवाज सुनी कि लोग आवाज लगा रहे हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए आवाज लगा रहे हैं लोग कि भैया इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दो। ये मान लो ये सिल्वर है, ये मान लीजिए क्या है यहाँ पर सिल्वर लगा हुआ है। तो बेटा लोग जब आवाज लगा रहे थे तो कॉपर दौड़ के चला गया, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन सिल्वर ने आवाज तो सुनी, लेकिन बेटा आवाज सुनने के बाद भी इसने इग्नोर कर दिया, बोले मैं तो नहीं दे रहा इलेक्ट्रॉन, लेस बेसिक हूं, और बेटा बोले मेरी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी नहीं है, मैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा, ऐसी स्थिति में ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इसी फॉर्म में यहां पर पड़ा रहेगा। लेकिन बेटा कॉपर जो ये लगा हुआ था येलो कलर वाला बेटा, जो मैं आपको यहां येलो कलर से बता रहा हूं, ये लगातार क्या होगा बेटा, कंटिन्यूअस कॉपर 2+ आयन की फॉर्म में सेपरेट होता रहेगा। तो ये यहां से हटता रहेगा बेटा, ये यहां से क्या होगा, हटता रहेगा लगातार, ये यहां से हटता रहेगा। और जैसे ये बेटा कॉपर यहां से हटेगा, आप सब जानते हो बेटा कि इसका कांटेक्ट हट गया, भाई ये कॉपर से ही तो जुड़ा हुआ था, इस पूरी रोड में कॉपर से जुड़ा हुआ था। जैसे ही बच्चे इसका कांटेक्ट हटेगा, तो कांटेक्ट हटते ही क्या इसको बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहाँ नीचे जाके गिरना ही पड़ेगा बेटा। भाई कर भी क्या सकता और बताओ, भाई पहले तो कॉपर के सहायता से रुका हुआ था, लेकिन बेटा जैसे ही ये देखो, पहले क्या था कि ये कॉपर की सहायता से रुका हुआ था। अरे किसकी सहायता से रुका हुआ था बच्चे बोलो, कॉपर की सहायता से यहाँ रुका हुआ था, ये कॉपर था और इसकी सहायता से रुका हुआ था, जुड़ा हुआ था इनसे। लेकिन जैसे ही ये कॉपर हटेगा, जैसे ही ये कॉपर हटेगा बेटा, इसका कांटेक्ट हटा, कांटेक्ट हटे ये नीचे जाके गिरेगा। तो बेटा यहाँ एनोड के नीचे जो एक कलेक्ट हो रहा है ना, इसको क्या कह दिया गया, एनोड मड, एनोड मड कह दिया गया बेटा। और ये जो एनोड मड है बेटा, इसमें कैसी इंप्योरिटीज होंगी, इसमें लेस बेसिक इंप्योरिटीज होंगी। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें कैसी इंप्योरिटीज होंगी बेटा, लेस बेसिक, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाह रहे, जो आयन की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहे बेटा, तो सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे या एज ए प्रेसिपिटेट नीचे पड़े रहेंगे एनोड मड में बेटा। तो लेस बेसिक इसमें से कौन सा है बेटा, इसमें से सबसे कम लीस्ट बेसिक जो है वो सिल्वर है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता। जिंक, आयरन, सोडियम तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनोड मड में बेटा लेस बेसिक इंप्योरिटीज इसके अंदर देखने को मिलती है। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा, इन दी मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम +3 इज ऑक्सीडाइज टू एल्यूमिनियम। ये तो बात ही गलत होगी ना बेटा, वास्तव में तो हो ही रिडक्शन रहा है। दूसरा, ग्रेफाइट एनोड इज ऑक्सीडाइज्ड एज CO एंड CO2। देखिएगा बेटा समझाता हूं, बात ये जो कर रहा है ना, वो कर रहा है होल हेरोल्ट प्रोसेस की, होल हेरोल्ट प्रोसेस। उसमें क्या होता है बेटा कि मेल्ट Al2O3 लिया गया होता है, और साथ में बेटा अपन इसमें क्रायोलाइट, फ्लोर स्पार वगैरह भी लेते हैं, आ जाएंगे। तो बेटा एक्चुअली क्या होता है कि मेल्ट कंडीशन ये थी, और ये आयनाइज फॉर्म में अगर मैं लिखूं, 2 तो एल्यूमिनियम के +3 हो गए और 3 बेटा ऑक्साइड आयन हो गए। अब इसमें से बेटा ये कहां जाएगा, सीधी सी बात है कैथोड पर, और बेटा ये कहां जाएगा, एनोड पर। और इसमें जो एनोड बना होता है ना बेटा, वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। एनोड ग्रेफाइट का बना हुआ है। ग्रेफाइट बेटा मतलब कार्बन का एलोट्रोप है, तो कार्बन का बना हुआ है। अगर उससे एक ऑक्साइड आयन गया तो वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा के CO बनाएगा, और अगर 2 ऑक्साइड आयन चले गए बेटा तो CO2 बना करके 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाएगा। ये रिएक्शन कहाँ होगी बेटा, बोलो एनोड पर। एज इट इज बेटा कैथोड पर क्या होगा कि देखना बेटा, 2 एल्यूमिनियम के आयन फ्री हुए ना यहाँ पर, और बेटा यहाँ से टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुके हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन खा करके एल्यूमिनियम की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर एनोड पर बेटा CO और CO2 रिलीज हो रहे हैं। एकदम सही बात है बेटा, बी वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। आगे बढ़िए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन चेंजेस इन द रिएक्शन एट एनोड। देखिए बेटा, ऑक्सीजन की यहाँ स्टेट -2 थी, और इसके अंदर भी ऑक्सीजन तो -2 का ही है बेटा। कार्बन की स्टेट जो है ना वो बदल गई बेटा, ऑक्सीजन की स्टेट चेंज नहीं हुई है।
ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन चेंजेज इन दी ओवरऑल रिएक्शन, नहीं बेटा ओवरऑल रिएक्शन में भी नहीं हुआ, ना एनोड में चेंज हुआ है ना ही बेटा यहाँ पर चेंज हुआ है। किसके ऑक्सीडेशन स्टेट में? ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्लियर है? तो क्या रिलीज होगा बेटा? CO और CO2 इसमें रिलीज होगा। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनेट और? देखिए बेटा कैलामाइन क्या होता है, सीधी सी बात करूं बेटा मैं, कैलामाइन होता है जिंक कार्बोनेट, डोलोमाइट होता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3.MgCO3, सिडेराइट जो होता है ना बेटा वो होता है FeCO3। तो बेटा ये भी कार्बोनेट है, ये भी कार्बोनेट है और ये भी कार्बोनेट है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज बेटा। और विद फॉर्मूला विद नाम याद होने चाहिए बेटा इस चैप्टर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन थर्माइट वेल्डिंग? देखिए बेटा जो क्रैक्ड रेलवे ट्रैक होते हैं कि कहीं पर बेटा पटरी जो है मान लीजिए टूट गई है, क्रैकिंग आ गई है उसमें, तो उसकी जब वेल्डिंग करनी होती है ना बेटा तो वहां पर नॉर्मल वेल्डिंग मशीन नहीं ले जाई जा सकती, बहुत ज्यादा हैवी वेट होती है वो, उसमें बहुत ज्यादा बेटा वजन होता है, बहुत ही ज्यादा वजन होता है उसके अंदर, तो उसे वहां पर ले जाना संभव नहीं है। और वहां अगर आप नहीं ले जा सकते वेल्डिंग मशीन को तो करते क्या है? तो फिर साइंटिस्टों ने एक अलग बेटा तरीका निकाला, वो क्या करते हैं कि एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस वहां पर काम में लेते हैं। क्या बोलो? एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस। और एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस में बेटा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होना चाहिए? एल्यूमिनियम होना चाहिए। अब बेटा एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस तो ये भी है और ये भी है, दोनों ही एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस है, लेकिन इनमें से रेलवे ट्रैक की वेल्डिंग के लिए बेटा ये रिएक्शन काम आती है, क्योंकि मुझे आयरन चाहिए ना बेटा। अगर बेटा वेल्डिंग करवानी है तो मुझे क्या चाहिए? आयरन चाहिए ना बेटा, क्रोमियम थोड़ी चाहिएगा, आयरन चाहिएगा बेटा मुझे, तो ये वाली रिएक्शन काम आएगी। प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है वो भी समझो। एक्चुअली बेटा जब एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन से अटैच होता है और Al2O3 बनाता है तो एक्सेस में हीट रिलीज करता है बेटा, बहुत एक्सेस में हीट रिलीज करता है, और इतनी ज्यादा हीट रिलीज होने की वजह से बेटा जो आयरन बनेगा ना बेटा ये मेल्ट हो जाएगा। वापस सुने, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से अटैच होकर Al2O3 जब बना रहा है तो एक्सेस में हीट रिलीज करता है और उस समय बेटा आयरन मेल्ट हो जाता है। अब बेटा आयरन मेल्ट हो चुका तो जहां पर मुझे वेल्डिंग करनी थी मैं उस आयरन को वहां पर डाल दूंगा, और थोड़ी देर बाद बेटा जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी टेम्परेचर वापस कम हो जाएगा बेटा, भाई हीट रिलीज हो चुकी है एक बार होनी चाहिए तो बेटा उसके बाद में वापस नॉर्मल जब टेम्परेचर होगा तो जो मेल्ट आयरन था वो वापस सोलिडिफाई हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया, जो मेल्ट आयरन था उसी को बेटा वेल्डिंग वाले ट्रैक में जहां मुझे काम की जरूरत थी वहां पर डाल दिया, अपने आप वो सोलिडिफाई होकर के फाइनल वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? व्हेन कॉपर पायराइट, देखो बेटा कॉपर पायराइट वास्तव में तो होता है क्या? CuFeS2 बेटा, CuFeS2 कॉम्बिनेशन है किसका बेटा? Cu2S का, FeS का और FeS2 का, इसका ओवरऑल कॉम्बिनेशन होता है बेटा। चाहो तो देख लीजिए, चलो कंप्लीट फॉर्म में लिखिए इसको कि Cu के 2, Fe के भी 2 हो गए और S के 4 हो गए, सिंपलेस्ट रेशो बना दीजिए इसका बेटा। अगर आप इसका सिंपलेस्ट रेशो बनाएंगे तो वो यही तो प्राप्त होगा, तो ये होता है वास्तव में CuFeS2 is roasted in excess of air mixture of, ठीक है, is roasted in excess of air mixture of CuO and FeO is formed। थोड़ा सा लैंग्वेज में, when copper pyrite is roasted, सॉरी ये तो सही है, in excess of air, यहां तक ठीक है, हाँ अब ठीक है बेटा। when copper pyrite is roasted in excess of air, यहां कौन आएगा, देन मिक्सचर ऑफ CuO एंड FeO इज फॉर्म्ड, सही बात है, बनता है। FeO इज प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी, ये भी एकदम सही है बेटा, क्योंकि कॉपर के मेटलर्जी में आयरन का ऑक्साइड तो इम्प्योरिटी हुआ ना भाई, मुझे चाहिए तो कॉपर, तो आयरन का ऑक्साइड तो इम्प्योरिटी हुआ। दिस कैन बी रिमूव्ड एज स्लैग, ठीक है, ड्यूरिंग रिडक्शन ऑफ CuO बेटा, कि आपको CuO का रिडक्शन करवा करके जो कॉपर मिलना है बेटा, चाहे वो ऑटो रिडक्शन हो चाहे कैसे भी हो बेटा, लेकिन इसको आपको बेटा इस इम्प्योरिटी को आपको स्लैग बना के हटाना है। और स्लैग बनाने के लिए बेटा क्या मिलाया जाता है? फ्लक्स मिलाया जाता है। तो सवाल ये पूछा गया है कि द फ्लक्स एडेड टू फॉर्म स्लैग इज, मतलब इसमें फ्लक्स कौन सा मिलाया गया। बस लैंग्वेज को बेटा जबरदस्ती घुमाया गया है, और ऐसी लैंग्वेज एग्जाम में भी आती है बेटा, आप मेरे ऊपर नाराज ना हो, आते हैं ऐसे सवाल एग्जाम में, जबरदस्ती घुमा रहे होते हैं बेटा कि भैया ये प्रोसेस हुआ, फाइनली पूछना तो फ्लक्स है इसको।
तो देखिए बेटा आयरन का जो ऑक्साइड है बेटा FeO एक मेटल का ऑक्साइड है, एक मेटल का ऑक्साइड है बेटा। हालांकि डी ब्लॉक में बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट बदलने पर बेटा नेचर बदलती है, बेसिक हो, एम्फोटेरिक हो, एसिडिक हो, लेकिन आयरन +2 स्टेट में कैसा ऑक्साइड होता है बेटा, बेसिक होता है। अब बेस के साथ रिएक्शन करने के लिए बेटा मुझे एसिड की आवश्यकता होगी, जबकि कैल्शियम का ऑक्साइड तो वापस बेसिक नेचर है, उड़ा दीजिए। लाइमस्टोन से बेटा CaC कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना बेटा, उससे भी फाइनली मुझे मिलना तो CaO ही है, वो भी बेसिक है, हटा दीजिए बेटा। क्योंकि मुझे कैसा, अरे बेसिक इंप्योरिटी के लिए एसिडिक फ्लक्स लेना पड़ेगा, तो बेटा मुझे एसिडिक फ्लक्स सिलिकॉन का ऑक्साइड लेना पड़ेगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो बेटा एसिडिक होता है, ये कोई दिक्कत ही नहीं है। और आंसर क्या हो जाएगा A, SiO2 विच इज एन एसिडिक फ्लक्स। समझ आया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रिएक्शन दैट डज नॉट टेक्स प्लेस इन ब्लास्ट फर्नेस। बेटा वो सिंपल सी बात है, देखो कि ब्लास्ट फर्नेस में फाइनली मुझे आयरन तो चाहिए होता है। सुनना मेरी बात, आयरन क्या होता है, चाहिए होता है बेटा, मुझे आयरन तो चाहिए। और इस चौथी जो रिएक्शन है ना बेटा, फोर्थ वाली रिएक्शन, इसमें देखो आयरन को स्लैग बना करके हटाने की बात कर रहा है? पागल थोड़ी है। अरे भैया ब्लास्ट फर्नेस में मुझे फाइनली बेटा क्या चाहिए होता है, ब्लास्ट फर्नेस में मुझे आयरन एज ए मेटल की फॉर्म में चाहिए होता है। उसमें ये रिएक्शन होती है, देखो बेटा आयरन बनता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो ब्लास्ट फर्नेस है बेटा, उसमें जो भी अपन मिक्सचर डालते हैं, जो भी मिक्सचर अपन डालते हैं बेटा, उसमें क्या क्या होता है बेटा कि ओर होता है प्लस कोक, मतलब कार्बन डालते हैं बेटा अपन उसमें, ठीक है ना, और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं। तो क्या होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है डिकम्पोज होकर के कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनाएगा। फिर कैल्शियम ऑक्साइड जो है बेटा, इसमें जो इम्प्योरिटी होती है ना वो SiO2 की होती है बच्चे, तो वो SiO2 के साथ रिएक्शन करके CaSiO3 का स्लैग बनाता है। और जो कार्बन मैंने ऊपर से डाला ना कोक की फॉर्म में बेटा, ये यहाँ नीचे जाकर के ऑक्सीजन से रिलीज होकर के CO2 बना देता है। और जब ये CO2 ऊपर जा रही होती है तो रास्ते में जो कार्बन वापस मिला, भाई कंटिन्यूस डालते रहते हैं इसमें बेटा, तो जो CO2 ऊपर जा रही है वो रास्ते में कार्बन से रिएक्शन करके बेटा CO बना लेता है। और इस ऊपर वाले पोर्शन में बेटा CO जो है वो आयरन के ऑक्साइड्स को रिड्यूस करती रहती है। तो ये रिएक्शन भी होगी, ये रिएक्शन भी होगी, ये भी होगा, लेकिन ये नहीं होगा। और सिंपल है पहचानने का। अरे भैया ब्लास्ट फर्नेस में आप ओवरऑल आयरन जो है वो तो प्राप्त करना चाह रहे हैं ना, उसको स्लैग बना के थोड़ी हटाओगे। नेक्स्ट सवाल बेटा, बॉक्साइट प्लस इंप्योरिटी, ठीक है, बॉक्साइट Al2O3.2H2O वाला केस बेटा, इंप्योरिटी है, साथ में NaOH मिलाया, एक मिक्सचर मिला, X जो है वो एक मिक्सचर है, फिर CO2 के साथ गर्म करके Y प्राप्त किया। इनकरेक्ट अबाउट X एंड Y। तो देखिए बेटा बॉक्साइट जो है ना बेटा, उसमें ये Al2O3.2H2O बेटा, इसमें जो इंप्योरिटी होती है ना बेटा, SiO2 की भी होती है, आयरन के ऑक्साइड की भी होती है और टाइटेनियम के ऑक्साइड की भी होती है। जब आप NaOH से इनिशियली आप इसे ट्रीट करवाएंगे बेटा, तो देखिएगा ये बेसिक नेचर में, ये एम्फोटेरिक है बच्चे, ये एसिडिक है, और ये दोनों भी बेसिक है। तो बेटा बेस के साथ तो बेस रिएक्शन नहीं करेंगे, यानी NaOH से जब आप रिएक्शन करवाओगे तो Fe2O3 और TiO2 ये तो रिमूव हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों रिएक्शन करेंगे, क्योंकि बेटा देखो ये बेस है और बेस के साथ एसिड रिएक्शन करेगा, ये सही बेटा, सोल्ट बना देगा, क्या बना देगा, Na2SiO3। और बेटा ये बेस है और ये एम्फोटेरिक है, और एम्फोटेरिक तो एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करता है बेटा, ये बना देगा NaAlOH का होल 4 बेटा। अगर ये लिखा हुआ हो ना Na3AlOH का होल 6 तो वो भी सही है बेटा, दोनों बात हो सकती है। एल्यूमिनियम 6 तक जा सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, ये दोनों बन जाएंगे, मेटा एल्यूमिनेट बन जाएगा कुल मिलाकर के। तो X तो एकदम सही है बेटा। फिर जब आप CO2 से ट्रीटमेंट करवाओगे बेटा, साथ में गर्म कर रहे हो, तो मुझे बताना CO2 एक एसिडिक ऑक्साइड है बच्चे, एक एसिडिक है, और ये वाला जो SiO3 2- है ना बेटा, ये भी नेचर में एसिडिक है, नेचर में ये भी एसिडिक है। तो एसिड के साथ अब एसिड रिएक्शन नहीं करेगा बेटा, और ये तो बेचारा अभी भी एम्फोटेरिक है बेटा, और एम्फोटेरिक है तो रिएक्शन तो करेगा भाई, एम्फोटेरिक एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करता है ना, तो बेटा यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं करेगा, और ये रिएक्शन करके फाइनली Al2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा वापस से।
डॉट XS2O बनता, लेकिन साथ में गर्म कर रहे हो तो Al2O3 मिल जाएगा, जिसे अपन एल्यूमिना बोलते हैं। तो बेटा ये लीचिंग प्रोसेस है कुल मिलाकर के एल्यूमिना प्राप्त करने का, और फायदा इसमें उठाया गया है एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की एम्फोटेरिक नेचर का, कि वो एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करवाता है। पहले बेस से रिएक्शन करके बेस हटा दिए, और फिर एसिड से रिएक्शन करवा के एसिड हटा दिए, और ये दोनों से रिएक्शन करके आगे वापस एज इट इज प्राप्त हो गया बेटा, एल्यूमिना फॉर्म में, प्योर फॉर्म में अपन को मिल गया। अब बेटा Al2O3 और SiO2 दोनों ही बेटा क्रोमेटोग्राफी में, कौन सी क्रोमेटोग्राफी में? कॉलम क्रोमेटोग्राफी में बेटा, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एज ए स्टेशनरी फेज काम आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये बात एकदम सही है। Al2O3 और SiO2 दोनों काम आ सकते हैं, तो ये तो काम आ ही जाएगा। वाई इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड इन नेचर। अब सुनना बेटा, भाई फाइनली मुझे Al2O3 मिल रहा है और ये एम्फोटेरिक है नेचर में बेटा, तो ये बात एकदम सही है। इसने क्या पूछा है? इनकरेक्ट, तो आंसर क्या चला जाएगा? नन ऑफ दीज। डेल्टा Z0 वर्सेस T प्लॉट इन एलिंगम्स डायग्राम स्लोप डाउनवर्ड फॉर द रिएक्शन। देखिए बच्चों, एग्जैक्टली जो एलिंगम डायग्राम है ना बेटा, उस डायग्राम में जो कर्व प्लॉट किया गया है वो डेल्टा Z और टेम्परेचर के बीच में किया गया है। और आप सभी ने एक इक्वेशन ये सुनी होगी बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है, डेल्टा Z0 बराबर डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0। अब यहां ये तो हो गया वाई एक्सिस पे बच्चे, और बच्चे ये हो गया एक्स एक्सिस पे, तो ये जो बचा हुआ है ना, ये तो हो गया इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट बेटा। और इसके अलावा जो ये बच गया ना बेटा, एग्जैक्टली पूरा, ये पूरा का पूरा विद साइन बेटा, ये इसका स्लोप है। ध्यान दें कि इसका स्लोप क्या है बेटा? माइनस डेल्टा एस। स्लोप इसका माइनस डेल्टा एस है बेटा, माइनस डेल्टा एस इसका स्लोप है। और आपने सुना होगा थर्मोडायनेमिक्स में बेटा क्या, कि अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा Ng पॉजिटिव हो तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव होता है। भाई अगर गैसेस स्पीसीज बढ़ेंगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, और उसका स्लोप जो है ना बेटा, स्लोप ध्यान दीजिए, उसका स्लोप बेटा सुनना, स्लोप किसके बराबर है? माइनस टी डेल्टा एस के बराबर, सॉरी माइनस डेल्टा एस के बराबर। तो देखिए डेल्टा Ng अगर पॉजिटिव तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव, और स्लोप है माइनस डेल्टा एस, यानी स्लोप ओवरऑल कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। क्या समझे क्या बच्चे मेरी बात? आप लोग वापस देखिएगा, थोड़ी सी जगह लेके मैं बना देता हूं इसको। देखिए बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके पास में अगर डेल्टा Ng की वैल्यू पॉजिटिव हो तो डेल्टा S भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है। और स्लोप वास्तव में क्या है बेटा? माइनस डेल्टा S, तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल ये नेगेटिव हो जाएगा, समझ रहे हो। और अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा Ng नेगेटिव हो तो ये भी नेगेटिव होगा, जबकि स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए डेल्टा Ng निकाल लेते हैं। मैग्नीशियम बच्चे सॉलिड है, ये गैसियस है और ये सॉलिड है बेटा। भाई मेटल के ऑक्साइड जनरली सॉलिड ही होते हैं बेटा, सिंपल सी बात ये। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं बेटा। तो यहां से डेल्टा Ng आप निकाल लीजिए बेटा। गैसियस प्रोडक्ट तो एक भी नहीं है, माइनस गैसियस रिएक्टेंट आधा है, तो माइनस का हाफ आया। यहां बेटा ये भी सॉलिड है, ये गैसियस है और ये सॉलिड है बेटा। तो यहां पर क्या मिल गया बेटा? अभी भी इसका भी डेल्टा Ng माइनस हाफ मिल गया है। यहां बेटा ये सॉलिड है ग्रेफाइट फॉर्म में बेटा, और ये आपका गैसियस है और ये भी गैसियस है। तो सुनना, गैसियस मोल जो है ना प्रोडक्ट का एक है, जबकि ये आधा है बेटा। एक में से अगर आधा चला गया, एक में से अगर आधा चला गया, इसका वन माइनस हाफ बेटा, वन माइनस हाफ, ये डिवाइड में रेशियो है ना, वन माइनस हाफ बेटा, प्लस का हाफ बचेगा। जबकि बेटा ये गैसियस है, सुनिएगा, ये गैसियस है और ये गैसियस है। यहाँ देखो बेटा गैसियस प्रोडक्ट एक है और ये वन और हाफ माइनस 1.5, तो ये भी माइनस का आधा बच गया। तो सीधी सी बात है ना, जिसका डेल्टा Ng पॉजिटिव होगा उसका डेल्टा एस पॉजिटिव और स्लोप नेगेटिव होगा बेटा। और स्लोप नेगेटिव होगा मतलब डाउनवर्ड आएगा, ऊपर से नीचे। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। तो डेल्टा Ng से निकाल लो, सीधी सी बात ये कि डेल्टा Ng पॉजिटिव तो डेल्टा एस पॉजिटिव, और स्लोप होता है माइनस डेल्टा एस, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन द मिनरल्स हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। देखो बेटा, यहाँ बच्चे बहुत सारे बच्चे एरर करके आते हैं इसमें।
वो एक्चुअली इनका फॉर्मूला याद नहीं रखते बेटा, सीधी सी बात। मैं तो एक चीज़ ये जानता हूँ कि वो इनका फॉर्मूला जो है ना दिमाग में रखते ही नहीं है बेटा, और यहाँ से लड़ जाते हैं। हेमेटाइट जो होता है ना बेटा, वो क्या होता है Fe2O3, और मैग्नेटाइट होता है बेटा Fe3O4। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। कुछ लोग, मैं कह रहा हूँ ना, चैप्टर पढ़ते रहते हैं और ऐसी चीजें छोड़ देते हैं बेटा, फिर एग्जाम में आता है अच्छा लड़ जाते हैं। ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये और बता दूं मैं कैसा ऑक्साइड है, मिक्स्ड। मतलब इसमें बेटा FeO और Fe2O3 दोनों का बेटा क्या 1:1 इसमें होता है। FeO और Fe2O3 बेटा ये दोनों इसमें प्रेजेंट है कुल मिलाकर के। कुल मिलाकर के बात ये कि इसमें ये दोनों प्रेजेंट है, Fe और Fe2O3 बेटा, ठीक है। अब देखिएगा इधर, तो हेमेटाइट में आयरन की स्टेट +3 हो गई, जबकि मैग्नेटाइट में बेटा +2 भी है और +3 भी है। तो देखिएगा क्या बोला, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। हेमेटाइट में सिर्फ एक ही तरह की स्टेट है, कौन सी बेटा, +3। जबकि मैग्नेटाइट में बेटा 2 तरह की स्टेट है, कौन कौन सी, जवाब दो बच्चे, +2 और +3, ये दोनों इसमें प्रेजेंट है। अरे क्लियर है ना। हेमेटाइट जो है बेटा वो हो गया Fe2O3, जबकि मैग्नेटाइट हो गया Fe3O4। तो मैग्नेटाइट में 2 तरह की स्टेट प्रेजेंट है, +2 और +3, जबकि हेमेटाइट में सिर्फ एक ही तरह की है बेटा, कौन सी, +3। क्लियर है बच्चों को ये सवाल। नेक्स्ट क्या बेटा इसके बाद में, एट टेम्परेचर अबाउ 1073 केल्विन कोक कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस FeO to Fe। ठीक है, हाउ, क्या बोला इसने कि अगर 1073 केल्विन टेम्परेचर से ज्यादा हो तो उस समय आयरन के ऑक्साइड से आयरन का रिडक्शन कार्बन कर देता है हाई टेम्परेचर पे। तो आप इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो बात बेटा फिर एलिंगम डायग्राम की आ गई है। देखिएगा आपके पास में बेटा ये एलिंगम डायग्राम था, समझना। यहाँ डेल्टा जी 0 वैल्यू है, मान लीजिए बेटा यहाँ डेल्टा जी की वैल्यू -100, -200, -300, -400, ये माइनस में चलता रहता है, ठीक है। अब बात ये बेटा कि इसमें आयरन के जो ऑक्साइड का कर्व है वो कुछ ऐसा होता है, Fe + आधा O2, और किस में बदल गया, FeO में। इसी रेस्पेक्ट में बेटा जो आपके कार्बन के लिए है बेटा, कार्बन के लिए वो क्या है वो समझिएगा कि कार्बन से CO में बदलवाया गया बेटा इसको। तो कार्बन सॉलिड है प्लस आधा O2 गैसियस, और ये बदल गया CO गैसियस में बेटा। तो देखो एक में से इसका आधा गया, डेल्टा Ng पॉजिटिव आया, डेल्टा S भी पॉजिटिव आएगा, तो स्लोप नेगेटिव आएगा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा बेटा। ये C से CO वाली कंडीशन है बच्चे। अब क्या होगा कि बेटा इसने बोला अबव 1073 केल्विन, तो ये 1073 केल्विन का टेम्परेचर है बेटा, 1073 केल्विन। इससे हाई टेम्परेचर पे जाते ही इसका ग्राफ नीचे आ जाएगा। भाई सिंपल सी ट्रिक अपन यही बताते ना बेटा कि एलिंगम डायग्राम में जिसके ऑक्साइड फॉर्मेशन का डेल्टा जी का ग्राफ नीचे हो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। भाई इतनी ट्रिक तो बेटा क्लास में सीखते ही अपन, ठीक है। और ध्यान दें नीचे कौन होता है, जिसका डेल्टा जी जितना नेगेटिव है ना वो उतना ही नीचे है। समझ रहे हो मेरी बात को बेटा, जिसका डेल्टा जी जितना नेगेटिव है वो उतना ही नीचे है। तो वास्तव में बेटा कि इसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है, और ज्यादा नेगेटिव होने का मतलब इसके डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू है बेटा वो क्या रह गई है, जवाब दो, ज्यादा नेगेटिव है, मतलब इसके डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कम रह गई है। भाई सीधी सी बात है ना, एक तो -100 और एक -200, दोनों में से कौन सा कम है बेटा, -200 जो है वो ज्यादा कम है बेटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट टेम्परेचर अबव 1073 केल्विन डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन C2CO इज लेस देन डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ आयरन टू FeO बेटा। ये बात एकदम सही है। अब ये तो बात हुई एलिंगम डायग्राम से। मैं कहूंगा बेटा इसको आप दूसरे तरीके से और भी सोल्व कर सकते थे। सुनना मेरी बात, अगर कार्बन से CO बनने का डेल्टा जी कम है मतलब वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है बेटा, कम है मतलब कम रह गया वो ओवरऑल। और अपन अच्छे से जानते हैं बेटा कि किसी के फॉर्मेशन का डेल्टा जी नोट जितना नेगेटिव हो वो प्रोसेस होना उतना आसान है। तो कार्बन से CO के लिए अगर डेल्टा जी नोट ज्यादा नेगेटिव है, ओवरऑल वैल्यू कम रह गई है, तो ये प्रोसेस होना आसान है। यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन होना चाहता है, और कार्बन अगर ऑक्सीडाइज होना चाहता है तो ये किसका काम करेगा बच्चे, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। सीधी सी बात है ना कि कार्बन के ऑक्सीडेशन का डेल्टा जी नोट ज्यादा नेगेटिव है, मतलब बच्चे क्या कि इसके
ऑक्सीडेशन का डेल्टा जी नॉट अगर ज्यादा नेगेटिव है तो बेटा इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। किसको रिड्यूस करेगा बेटा? आयरन के ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा Fe के अंदर। तो बेटा मैं एक चीज ये बोलूंगा कि 2-3 बातें दिमाग में रखो। सबसे बढ़िया तो क्या कि एलिंगम डायग्राम में जिसका कर्व जितना नीचे है ना वो आसानी से रिड्यूस कर देगा सामने वाले के ऑक्साइड को, यानी कार्बन का कर्व नीचे था बेटा तो ये आयरन के ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। अच्छा एक और चीज दिमाग में रखो कि किसका कर्व ज्यादा नीचे होता है? जिसका डेल्टा जी नॉट ज्यादा नेगेटिव हो। एक और बात दिमाग में रखो कि किसका कर्व ज्यादा नीचे है? जिसका डेल्टा जी नॉट ज्यादा नेगेटिव हो, उसका कर्व नीचे है बेटा, क्योंकि जिसका डेल्टा जी नॉट ज्यादा नेगेटिव होगा उसका ऑक्साइड फॉर्मेशन उतना आसान होगा, और उसका ऑक्साइड फॉर्मेशन अगर उतना आसान होगा तो उसका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अरे बात समझ रहे हो क्या बेटा? तो यहां पर कार्बन आसानी से इसको रिड्यूस कर देगा। अगर बेटा आयरन के ऑक्साइड का डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होता ना तो बेटा इसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता, रिडक्शन आसान नहीं होता। जहां बराबर होता बेटा, अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो वहां पर तो बेटा इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ जाएगी ना। अरे भैया अगर डेल्टा जी नॉट दोनों का बराबर आ गया तो बेटा वहां पर तो फिर डेल्टा जी नॉट बराबर आने पर एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन का बेटा इक्विलिब्रियम डेल्टा जी नॉट वहां 0 मिल जाएगा बेटा। अरे समझ रहे हो क्या? तो बेटा आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इन दी एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन फ्रॉम ब्राइन। ब्राइन क्या होता है बेटा? एक्वस NaCl। एक्वस NaCl ये ब्राइन सॉल्यूशन होता है जिसमें बेटा मेरे पास Na प्लस है, Cl माइनस है और पानी है। कुल मिलाकर के बेटा ये कहां चला जाएगा? एनोड पर, और ये कहां चले जाएंगे? कैथोड पर। ठीक है, आगे क्या बोला? डेल्टा जी नोट भाई एक्सट्रैक्शन जब करवाते हैं ना बेटा इसमें तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं ओवरऑल कुल मिलाकर के। तो क्या बोला? डेल्टा जी नोट फॉर ओवरऑल रिएक्शन इज नेगेटिव। अब कुछ बच्चों को ये लगता है कि हाँ भैया आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन वो एक चीज ये भूल जाते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए बेटा, इसमें एक्सट्रैक्शन करवाने के लिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाने के लिए बाहर से करंट सप्लाई करनी पड़ती है। आप मुझे बताओ, घरों में भी नमक का पानी तो बनाते हो, तो क्या नमक का पानी बनाते हो उसमें से क्लोरीन निकलने लग जाती है क्या? ऑक्सीडाइज होकर के है निकलती है क्या? अरे तुमने देखा है कभी घर में कि नमक का पानी बनाया और बनाते बनाते वाला क्लोरीन बाहर आ रही है? नहीं होता ना। अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता तो बेटा घर में नमक का पानी बनाते ही क्लोरीन निकलने लग जाती। कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस, तभी तो मुझे बाहर से करंट देनी पड़ रही है जब जाके क्लोरीन निकल रही है बेटा। तो नॉन स्पॉन्टेनियस का डेल्टा जी नोट कैसा होता है? पॉजिटिव। डेल्टा जी नोट पॉजिटिव होता है, और अपन अच्छे से जानते हैं डेल्टा जी नोट बराबर माइनस NF E नोट सेल है ना बच्चे। अगर आपको ये पॉजिटिव चाहिए तो माइनस, और ये भी बेटा माइनस का लेना पड़ेगा, क्योंकि बेटा डेल्टा जी नोट बराबर माइनस NF E नोट सेल होता है बेटा, माइनस NF E नोट सेल। तो बेटा NF तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इस नेगेटिव को माइनस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो प्लस मिलेगा, तो E नोट भी नेगेटिव लेना पड़ता है। तो क्या आ जाएगा बेटा? डेल्टा जी नोट पॉजिटिव और E नोट सेल जो है वो नेगेटिव, तो B और C आ जाएगा। कॉपरमेट बेटा क्या होता है? Cu2s प्लस FeS कि रिवर्बिरेटरी फर्नेस से मिलता है बेटा अपन को, ये है कॉपर के मेटलर्जी में दिया हुआ है सीधे सीधे। और बेटा यहाँ कॉपर +1 स्टेट का है और आयरन +2 स्टेट का, तो क्या हो गया बेटा? सल्फाइड्स ऑफ कॉपर +1 का और आयरन का बेटा कौन सी स्टेट का? +2 का। ये बेटा ये मैंने इसलिए दिया कि आपको बेटा कॉपरमेट याद होना चाहिए कि कॉपरमेट होता क्या है बस। भाई कॉपर पायराइट अलग बात, कॉपरमेट अलग बात। कॉपर पायराइट CuFeS2 है बेटा, और ये क्या है? कॉपरमेट Cu2s प्लस FeS। नेक्स्ट, why is the reduction of a metal oxide easier if the metal formed is in liquid state? ठीक है बच्चे, क्या बोल रहा है कि भैया अगर किसी मेटल का आप ऑक्साइड बना रहे थे, सुनो मेरी बात, और उसने ये कहा कि अगर उसका ऑक्साइड बनते बनते वो लिक्विड फेज में आ गया एज कंपेयर टू सॉलिड फेज, इतना ज्यादा टेम्परेचर हो गया कि वो सॉलिड से लिक्विड में बदल गया, तो उसका रिडक्शन आसान क्यों हो जाता है? तो बात सुनना बेटा, आपने एक रिएक्शन पढ़ी हुई है डेल्टा जी नोट, सॉरी एक इक्वेशन पढ़ी है डेल्टा जी नोट बराबर डेल्टा H नोट माइनस T डेल्टा S नोट, और आप बेटा अच्छे से जानते हो कि प्रोसेस होने के लिए डेल्टा जी जितना नेगेटिव हो उतना अच्छा होता है। पहला पॉइंट।
अच्छा, इसे नेगेटिव बनाने के लिए बेटा डेल्टा एच तो मुझे नेगेटिव चाहिए, और ओवरऑल आराम से सोचना बेटा, मुझे ये पूरी टर्म, आगे की पूरी टर्म अगर नेगेटिव चाहिए, ये वाली पूरी टर्म नेगेटिव चाहिए, तो डेल्टा एस नोट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो बेटा आप अच्छे से जानते हो कि डेल्टा एस नोट अगर पॉजिटिव चाहिए तो एंट्रोपी बढ़ने पर, सुनना, एंट्रोपी बढ़ेगी तो ये माइनस में मिलेगा पूरी टर्म, और इसकी में उतनी ही ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती चली जाएगी बेटा, उतना ही ज्यादा ये नेगेटिव होता चला जाएगा, और वो उतना ही फेवरेबल होगा। तो बेटा आप सब जानते हो कि अगर सॉलिड से मेटल लिक्विड फेज में बदल जाएगा, तो बेटा आप सीधी सी बात है ना, सॉलिड से लिक्विड अगर हो गया तो एंट्रोपी क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। एंट्रोपी अगर बढ़ गई तो ये पूरा ओवरऑल माइनस वाली जो ये पूरा इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई जो होके मिलेगा ना बेटा, ये नेगेटिव मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और नेगेटिव बढ़ जाएगा तो डेल्टा जी नोट फेवरेबल हो जाएगा। तो वास्तव में ऐसा क्या हुआ कि भैया उसका रिडक्शन आसान हो गया, क्योंकि ओवरऑल एंट्रोपी क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। तो क्या आ जाएगा? एंट्रोपी इज लोअर, नहीं भैया, एंट्रोपी इज हायर बेटा व्हेन ए मेटल इज इन लिक्विड स्टेट। एकदम सही है बेटा। और डेल्टा जी नॉट बिकम्स लेस नेगेटिव, गलत बात बेटा, क्या हो रहा है? मोर नेगेटिव हो रहा है ना, ज्यादा नेगेटिव बन रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड जिंक एक्ट एज, समझना बेटा एक्जेक्टली क्या प्रोसेस अपनाते हैं अपन? मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस अपन उसमें अपनाते हैं बेटा, मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस अपन उसमें फॉलो करते हैं। होता क्या है कि मेटल है, ठीक है, साइनाइड है बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस अगर ले लिया अपन इसमें बेटा, ठीक है, तो ये फाइनली क्या बना देता है बेटा? MCN होल ट्वाइस माइनस, वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना देता है। और फिर मोर रिएक्टिव मेटल जो जिंक है ना बेटा, वो इसमें से बेटा इसको रिप्लेस कर देता है, और यहाँ मेटल की फॉर्म में कौन होता है बेटा? या तो सिल्वर या गोल्ड। ये मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस आपने सुना हुआ है बेटा, ये साइनाइड वाला केस, ठीक है ना। तो बात ये कि इसके एक्सट्रैक्शन में ओवरऑल जिंक किसका काम कर रहा है, समझना बेटा। यहां मेटल की स्टेट थी +1 और यहां मेटल आ गया 0 में, तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। किसने किया? जिंक ने। तो यहां जिंक जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है बच्चे, अच्छे से समझना बेटा। एट 1100 डिग्री सेल्सियस बेटा, ये 1500 है, ठीक है ना, 500, 1000, 1500, 2000, ठीक है। एट 1100 डिग्री सेल्सियस विच रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस टू ए मैक्सिमम एक्सटेंट? इनमें से सबसे ज्यादा स्पॉन्टेनियस होने वाली रिएक्शन कौन सी है? कंप्लीट रिएक्शन सबसे ज्यादा स्पॉन्टेनियस कौन सी है, समझना। मैंने एक ट्रिक बताई थी कि एलिंगम डायग्राम में जिसके ऑक्साइड फॉर्मेशन का कर्व नीचे है ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। तो देखो बेटा 1100 डिग्री सेल्सियस लगभग यहां पर होगा, आपका होगा बच्चे। तो यहां आप इस पर परपेंडिकुलर बना लीजिए, ये लो एक परपेंडिकुलर यहां आप इस पर बना लोगे, और इस परपेंडिकुलर में आप अच्छे से देख पा रहे हैं बेटा कि किसका कर्व सबसे नीचे है? मैग्नीशियम का। तो बेटा मैग्नीशियम तो इनमें से किसी को भी रिड्यूस कर सकता है। मैग्नीशियम बच्चे CO को भी रिड्यूस कर सकता है, ZNO को भी रिड्यूस कर सकता है इस एलिगम डायग्राम के हिसाब से। लेकिन बेटा कोई मैग्नीशियम को रिड्यूस इस टेम्परेचर पे तो नहीं कर पाएगा, तो ये तो बात ही गलत हो गई, ठीक है। दूसरा देखिए बेटा कि कार्बन का कर्व जो है ना बेटा, हाल फिलहाल 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वो यहां पर है, और जिंक वाले का कर्व यहां पर है, तो कार्बन वाले का नीचे है। तो कार्बन बेटा बिल्कुल ZN ऑक्साइड को, जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, कर तो सकता है बेटा। रिएक्शन का डेल्टा G तो नेगेटिव होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। पर इसने एक चीज पूछी कि मैक्सिमम नेगेटिव किसका होगा? भाई मैक्सिमम स्पॉन्टेनियस मतलब मैक्सिमम नेगेटिव चाहिए। तीसरा बेटा MgO को जिंक, मैंने कहा ना कि मैग्नीशियम के ऑक्साइड को तो कोई रिड्यूस कर ही नहीं पाएगा, इनमें से कोई रिड्यूस नहीं कर पाएगा। और अगर मैग्नीशियम रिड्यूस करे जिंक ऑक्साइड को, तो सुनना बेटा जिंक ऑक्साइड का तो वही है। अब कार्बन वाला कर्व तो यहां पर था, और मैग्नीशियम वाला इस टेम्परेचर का कर्व बेटा आपका ये रहा, देख लो, कार्बन का ये रहा ऊपर और मैग्नीशियम का ये रहा। तो ज्यादा नीचे कौन है? मैग्नीशियम ज्यादा नीचे है, मैग्नीशियम ज्यादा नीचे है बेटा, तो वो ज्यादा अच्छे से रिड्यूस करेगा, तो उसके लिए डेल्टा G नॉट नेगेटिव होगा, और इवन वो भी मोर नेगेटिव होगा। अरे समझे क्या? तो इसने यही तो पूछा कि मैक्सिमम स्पॉन्टेनियस कौन सा होगा। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक क्या कि मैक्सिमम वो स्पॉन्टेनियस वो होगा जो बेटा सबसे एक सबसे ऊपर का ले लो, एक सबसे नीचे का ले लो।
लेकिन नीचे वाला जो है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए और ऊपर वाला उसका ऑक्साइड होना चाहिए। खत्म। तो बेटा सबसे नीचे वाला मैग्नीशियम था ना बेटा, और सबसे ऊपर वाला जिंक था। तो बेटा इनमें से मैग्नीशियम को रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया है यहाँ पर और जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन करवा दिया, तो आंसर डी हो जाएगा। फिर सुने कि बी वाली रिएक्शन भी होगी, मैं होने के लिए मना नहीं कर रहा हूं बेटा, रिएक्शन तो होगी, पर ज्यादा नेगेटिव कौन सा है, किसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव हो, इसका बेटा। तो ज्यादा स्पॉन्टेनियस ये होगा, ये भी स्पॉन्टेनियस है, ये भी है, ये ज्यादा स्पॉन्टेनियस है। और इसने पूछा भी है कि मैक्सिमम एक्सटेंट पर स्पॉन्टेनियस कैटेगरी किसकी है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, चेक करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, बेटा ये बात कर गया होल हेरोल्ड प्रोसेस की, सब जानते हैं अपन बेटा कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से इसको करवाया जाता है। साइनाइड प्रोसेस बेटा अभी तो बताया था आपको, मैं कहता है साइनाइड प्रोसेस तो बेटा सिल्वर और गोल्ड के लिए होता है, ये तो बात ही गलत हो गई है। लीचिंग प्रोसेस बेटा सुनना मेरी बात, जो आप मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस बोलते हो ना, मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस सिल्वर और गोल्ड का, चाहे बेटा एजी और एयू का करवा लीजिए, साइनाइड की प्रेजेंस में बेटा कॉम्प्लेक्स बनाकर जिंक से आप काम में ले लेते हैं, या फिर बेटा इसका जो ये आपका अर्जेंटाइट होता है उसमें भी ये कंडीशन आती है बेटा। लेकिन ये दोनों ही ओवरऑल किस में गिने जाते हैं, लीचिंग प्रोसेस में बेटा, कि एक सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद में प्रोसेस करवा रहे हो बेटा। और वो वाली कंडीशन जो है बेटा किस में होती है, लीचिंग प्रोसेस में होती है। साइनाइड में बेटा आप इसका जैसे ये वाला सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हो ना बच्चे, और ऐसे ही इसका भी सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये प्रोसेस लीचिंग है, एकदम सही है बेटा। लीचिंग में दो आ जाते हैं आपके, एक तो एल्यूमिनियम वाला आ जाता है बेटा, लेकिन एल्यूमिनियम में जब वो Al2O3 प्रोसेस में प्राप्त होता है ना बेटा, उसे अपन लीचिंग बोलते हैं। यहाँ तो एक्सट्रैक्शन कर रहा है, सुनना मेरी बात, लीचिंग अलग बात, एक्सट्रैक्शन अलग बात। लीचिंग में क्या हुआ था कि बॉक्साइट था, उसकी कुछ इंप्योरिटीज थी, पहले NaOH से फिर CO2 से ट्रीट करवा के Al2O3 प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, और फिर उसका होल एरोड प्रोसेस से एक्सट्रैक्शन करवा रहे हैं अपन, समझ रहे हो बात को। और लीचिंग में ही मैक आर्थर प्रोसेस भी गिना जाता है, ठीक है। जोन रिफाइनिंग के द्वारा बेटा अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम प्राप्त किया जाता है, एकदम सही बात है। तो आंसर इसमें इनकरेक्ट पूछा था, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। In the purification of impure nickel by Mons process, the metal is purified by, ठीक है बेटा। तो एक्चुअली क्या होता है कि बेटा निकिल के लिए मोन प्रोसेस, ये सवाल मैंने क्यों दिया, एक मिनट बता रहा हूं मैं आपको। और जिरकोनियम हाफनियम इनके लिए बेटा है, टाइटेनियम जिरकोनियम हाफनियम, इनके लिए बेटा आप लोग क्या पढ़ते हो, इसके लिए टाइटेनियम जिरकोनियम हाफनियम, बेटा ऐसा सुना होगा ना आपने, टाइटेनियम जिरकोनियम, इनके लिए आप पढ़ते हो वान आर्कल प्रोसेस, बेटा पढ़ते हो ना। तो आप लोग बेटा ये दो नाम तो याद रखते हो, क्योंकि टीचर एग्जाम में आपके टेस्ट पेपर इतनी बार सवाल देता है कि आपको ये नाम तो ना चाहो तो भी याद हो जाते हैं। जो बिल्कुल नहीं पढ़ता उसको भी ये दो नाम तो याद रहते हैं, और इंपॉर्टेंट भी है भी इंपॉर्टेंट। लेकिन बेटा ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, ये भी तो दिमाग में रखो ना। ये दोनों बेटा वेपर फेज रिफाइनिंग के एग्जाम्पल हैं, और उसमें शर्त क्या होती है, एक सूटेबल रिएजेंट लिया जाता है बेटा। वो रिएजेंट क्या करता है कि मेटल के साथ एक वोलेटाइल कंपाउंड बनाता है, और उसकी वेपर को दूसरी जगह कलेक्ट करते हैं, फिर उसे अलग टेम्परेचर पे लेने पर वो थर्मली डीकंपोज हो जाता है। तो शर्त ये होती है कि रिएजेंट ऐसा होना चाहिए जो मेटल के साथ वोलेटाइल कंपाउंड बनाए, वो भी थर्मली डीकंपोजेबल, मतलब उसे अपन चाहें तो डीकंपोज कर सके। जैसे उदाहरण के लिए निकिल के लिए CO काम आता है ना बच्चे, हैं वो लगभग 350 से 370 केल्विन के आसपास NiCO होल 4 बना देता है। sp3 है बेटा, टेट्राहेड्रल है और डायामैग्नेटिक है, और ये वोलेटाइल नेचर होने के कारण इसे दूसरी जगह कलेक्ट कर लेते हैं, फिर लगभग 450 से 470 केल्विन पे जब गर्म करते हैं ना, तो ये फिर अलग हो जाता है और यहां मुझे प्योर निकल मिल जाता है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, किसका उदाहरण है, वेपर फेज रिफाइनिंग का बेटा। किसका, वेपर फेज रिफाइनिंग का। ध्यान रखना ये दोनों नाम वेपर फेज में आते हैं। नेक्स्ट सवाल, A+B+C विद सुटेबल एलुएंट। एलुएंट क्या है बेटा, या तो एक सिंगल सोलवेंट हो सकता है या सोलवेंट का मिक्सचर हो सकता है जिसमें ये तीनों डिसॉल्व हो सके। बात ये कि कैसे भी करके आपको इन तीनों को डिसॉल्व करना है। हो सकता है आपको दो सोलवेंट का हिस्सा 50-50 रेशो में मिलाना पड़े, 3:1 में मिलाना पड़े, लेकिन फाइनली डिसॉल्व होना ना चाहिए, उसको अपन एलुएंट बोलते हैं बेटा। अब क्या किया कि भैया A+B+C वाला जो था ना, इन तीनों को मिला करके इस ये कॉलम बना हुआ है बेटा, कॉलम क्रोमेटोग्राफी का उदाहरण है। कॉलम बना हुआ है, उसमें एक स्टेशनरी फेज होती है जो एडजॉर्प्शन करता है,
स्टेशनरी फेज जो है ना बेटा वो क्या करता है, एडजॉर्प्शन करता है। और ये मोबाइल फेज है, इस बेचारे का एडजॉर्प्शन होता है बेटा, एडजॉर्प्शन के बेसिक फिनोमिना पर आधारित है ये। अच्छा, कॉलम क्रोमेटोग्राफी कब काम में लेते हैं, जब बेटा ऐसी स्पीसीज हो जिनकी प्रॉपर्टीज में बहुत कम डिफरेंस हो, तब भी यही काम में लेना जरूरी है। और अगर स्पीसीज बहुत कम अमाउंट में हो तब भी यही काम में लेना पड़ता है बेटा, तब भी यही काम में लेना पड़ता है। वैसे ये टेक्निक इतनी अच्छी है कि बहुत सारी चीजों के लिए काम में ले लेते हैं इसको। तो कुल मिलाकर ये एडजॉर्प्शन करेगा स्टेशनरी फेज, जिसकी तरह बेटा अगर कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है तो Al2O3 या SiO2 में से कुछ भी काम आ सकता है। ठीक है, क्या होगा कि जब आप A+B+C का मिक्सचर इसमें ऊपर से फ्लो करोगे तो यहां पर इसने बोला कि A वाला यहां मिल गया, ये देखो इधर, B वाला यहां मिला और C वाला यहां मिला, तो इनमें से कौन कौन सा इनकरेक्ट है। सबसे पहले बोला स्टेशनरी फेज ये हो सकती है, एकदम सही बात। यहां आते हैं, एक मिनट पहले देखो, एल्यूएंट एक सॉल्वेंट या सॉल्वेंट का मिक्सचर हो सकता है, एकदम सही बात। अब बेटा फ्लो में ऊपर से करवा रहा था, ऊपर से फ्लो करवाने पर जिसके एडजॉर्प्शन की रेट ज्यादा होगी वो ऊपर मिल जाएगा। अरे भैया अगर ए के एडजॉर्प्शन की रेट ज्यादा है तो ए ऊपर मिल गया ना बच्चे, ए ऊपर मिला मतलब वो जल्दी एडजॉर्ब हो गया, और सी नीचे तक चला गया मतलब कि उसके एडजॉर्प्शन की रेट कम है। तो बेटा इनमें से सही कौन सा है, बेटा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है ना, ए की सबसे ज्यादा, फिर बी की, फिर सी की, ये सही है, लेकिन ये वाला इसमें से गलत है बच्चे। आई बात समझ में? सीधा याद रखना है बेटा, ब्लास्ट फर्नेस से फाइनली जो आयरन मिलता है वो पिग आयरन कहलाता है, जिसमें बेटा आयरन में से सबसे ज्यादा कार्बन का परसेंटेज इसी में होता है बेटा। इसको कास्ट करके कास्ट आयरन में बदला जाता है, इससे कम परसेंटेज होता है, और फिर इससे रॉट आयरन बनाया जाता है, उसमें सबसे कम परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है बेटा, सबसे कम परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। कुछ को लगता है कि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है ये वाला, तो इसमें बोले परसेंटेज ऑफ कार्बन होता ही नहीं है बेटा, गलत फहमी है, थोड़ा सा होता है, बचा रहता है थोड़ा सा। लेकिन ब्लास्ट फर्नेस से मुझे पिग आयरन मिलता है, उसको कास्ट करके कास्ट आयरन बनाया जाता है, और फिर उसको बेटा रॉट आयरन में बदला जाता है। In the extraction of copper from its sulfide ore, ठीक है भैया, the metal is finally obtained by the reduction of cuprous oxide with, देखिए बेटा Cu2O था, और ये कह रहा है कि इससे जो कॉपर मिलती है ना फाइनली, आप अच्छे से जानते हो कि इसमें ऑटो रिडक्शन प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? ऑटो रिडक्शन। तो ऑटो रिडक्शन प्रोसेस इसमें किसकी सहायता से होता है बेटा? Cu2S की सहायता से, इसी की तो सहायता से होता है। अरे भैया आपके पास में बेटा CuFeS2 आपने लिया था, उसमें से इसकी पार्शियल रोस्टिंग होती है ना, पार्शियल रोस्टिंग बेटा, कंप्लीट रोस्टिंग नहीं होती, पार्शियल रोस्टिंग। तो इसमें जो Cu2S था उसमें से कुछ तो अपने ऑक्साइड में बदल जाता है और कुछ बचा हुआ रह जाता है। जो बचा हुआ है ना बेटा वो क्या करता है, उसमें से जो सल्फर -2 है वो इस कॉपर को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है और खुद SO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां जो कॉपर मिल गया वो ब्लिस्टर्ड होता है बेटा। ब्लिस्टर्ड क्यों होता है? फफोलेदार कुल मिलाकर। क्यों? लेकिन कोई मेटल बन रही है और उसमें से SO2 गैस निकलती जा रही है, तो किसी मेटल में से जब बनते वक्त अगर कोई गैस निकल रही होगी तो बेटा ऑब्वियसली बात है ना, फफोले तो आ ही जाएंगे उसमें, ब्लिस्टर्ड हो जाता है। और ये 100% प्योर कॉपर नहीं होता बेटा, थोड़ी बहुत इंप्योरिटी इसके अंदर होती है, इसकी रिफाइनिंग होना बाकी है। अब बात यह कि रिडक्शन हो किसकी सहायता से रहा है बेटा? कॉपर फर्स्ट सल्फाइड। भाई कॉपर +1 स्टेट में है ना बेटा इसके अंदर, तो कॉपर फर्स्ट सल्फाइड की सहायता से इसमें रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन कर रहा है। द फंक्शन ऑफ फ्लोरस्पार इन द इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना डिसॉल्व्ड इन फ्यूज्ड क्रायोलाइट। ठीक है, ये दोनों चीजें मिला दी कुल मिलाकर के। फ्लोरस्पार होता है CaF2। देखो बेटा होल हेरोल्ड प्रोसेस में बेटा वापस आएगा कि एल्यूमिना जो होता है ना बेटा उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, वो इतना जल्दी से मेल्ट नहीं होता, और कंडक्शन भी कैसे देगा जब मेल्ट ही नहीं हो रहा तो बेटा। तो उसमें अपन बाहर से बेटा क्या मिलाते हैं? फ्लोरस्पार और एल्यूमिना मिलाते हैं, सॉरी फ्लोरस्पार और क्रायोलाइट, CaF2 और Na3AlF6। ये क्या करता है बेटा? उसका मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है Al2O3 का, और मेल्टिंग पॉइंट कम करेगा तो बेटा कंडक्शन भी बढ़ा देगा। तो क्यों मिलाते हैं ये? मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए और कंडक्शन को बढ़ाने के लिए बच्चे। When ZnS and PbS mineral are present together, ठीक है, the NaCN is added to separate them in the froth flotation process। बेटा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में ओवरऑल बेटा देखिए होता क्या कुल मिलाकर, अगर मैं आपको बेटा इसमें सारी कंडीशन एक साथ बता दूं, एक सेकेंड, क्या है ये? हाँ बेटा एक सेकेंड, ये पूरा एक साथ सेलेक्ट हो गया था। हाँ बेटा देखिए इधर,
होता क्या है कि कंटेनर जो भी है उसमें क्या क्या मिलाया जाए बेटा, उसमें और है बेटा गैंग पार्टिकल्स है, उसमें इंप्योरिटीज वो अपन ने नहीं मिलाई बेटा, वो पहले से प्रेजेंट है। साथ में उसमें क्या मिलाया जाता है बेटा, कलेक्टर, साथ में क्या मिलाया जाता है, फेन स्टेबलाइजर बेटा, ठीक है। और जो है वो किससे वेट होता है, किससे एडजॉर्ब होता है बेटा, वो एडजॉर्ब बाई ऑयल। ये किससे एडजॉर्ब होता है बेटा, एडजॉर्ब बाई वाटर। कलेक्टर की फॉर्म में दो चीजें होती है बेटा, एक तो पाइन ऑयल होता है या फैटी एसिड, और साथ में बेटा जेंथेट होता है क्या, एल्किल जेंथेट बेटा, सोडियम या पोटेशियम। और फेन स्टेबलाइजर की फॉर्म में बेटा क्या मिलाते हैं, एनिलीन या क्रिसोल। अब जो जेंथेट है बेटा वो क्या करता है कि सल्फाइड को यहां से, सल्फाइड ओर को यहां से निकाल के यहां पर ले जाने का काम करता है कौन, जेंथेट, ठीक है। कुल मिलाकर नॉन वेटेबिलिटी बढ़ाता है किसकी बेटा, ओर की। ओर जो है ना बेटा वो पहले ही पानी के पास नहीं जाने देता, और ये और उसको डरा देता है कि तेरे को पानी के पास बिल्कुल नहीं जाना, वो पानी से दूर ले जाता है। ओर की क्या बढ़ाता है, ये नॉन वेटेबिलिटी बढ़ाता है, वेटेबिलिटी नहीं बढ़ाता, नॉन वेटेबिलिटी, वेट मतलब गीला होना, तो नॉन वेटेबिलिटी बढ़ा रहा है मतलब उसको गीला होने से रोकता है बेटा, ठीक है। लेकिन समस्या ये आई कि अगर दो तरह के सल्फाइड इसमें प्रेजेंट है तो फिर कैसे सेपरेशन करें, क्योंकि ये तो दोनों को लेके जाएगा भाई, जेंथेट को ये जिम्मेदारी दी गई भाई जितने भी सल्फाइड और दिखे ना आप उनको ऊपर ले आओ, तो ये तो इन दोनों को ऊपर लेके जाएगा, फिर सेपरेशन कैसे होगा, तो इनके लिए मिलाना पड़ता है बेटा इसके साथ में डिप्रेसेंट, NaCN या KCN बेटा मिलाते हैं अपन इसके लिए। क्या करता है बेटा वो, ZnS के साथ में बेटा जो साइनाइड है ना वो इसमें से जिंक के साथ में बेटा कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और वो भी वाटर सोल्यूबल, जबकि वो PBS के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा। बहुत सिंपल सी बात है ना भैया, ये डी ब्लॉक का मेंबर है और कॉम्प्लेक्स बनाने की ज्यादा नेचर किसकी होती है, डी ब्लॉक वालों की होती है, तो इसने कॉम्प्लेक्स बना लिया और ये कॉम्प्लेक्स वाटर सोल्यूबल होता है। अब ये यहां पानी में तैरता रहेगा बेटा और PBS को जेंथेट उठा के ऊपर ले जाएगा, हो गया सेपरेशन। ये सेपरेशन बेटा एक और मेथड से होता है, अगर ऑयल वाटर का कंपोजिशन बदल दिया जाए ना तब भी ये सेपरेशन होता है बेटा, ऑयल वाटर का कंपोजिशन बदलने पर भी ये सेपरेशन होता है। लेकिन हाल फिलहाल इस ऑप्शन के हिसाब से मैं चलूं तो देखो क्या हुआ कि PB साइनाइड नहीं, गलत बात, ZnS फॉर्म सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, एकदम सही बात है बेटा कि ये एक एक सेकंड बेटा, क्या, बिकॉज ZnS फॉर्म सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स विद, ठीक है, ये तो बेटा वैसे देखा जाए तो ओवरऑल इनकरेक्ट बात हो गई बेटा, थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा बेटा आपको इस सवाल में। वैसे तो ये सवाल सही मायने में तो गड़बड़ है, एक्चुअली इसमें ये 4 आना चाहिए, अब बेटर है बेटा, ठीक है ना, प्रिंटिंग एरर है भाई, यहाँ 4 नहीं लिखा बेटा, इसमें ये गलती हुई इसमें, तो ये तो नहीं बनता, ये भी नहीं होता, और सेपरेट नहीं कर सकता, ये भी गलत बात है, सेपरेट तो कर सकता है बेटा लेकिन बनता ये है, ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा इसका 4 रखना आपको, ठीक है ना, ओके। प्रिंटिंग एरर थी बेटा, मतलब 2 की जगह यहाँ 4 आएगा। एग्जाम में अगर 2 लिखा हुआ है तो वो गलती है, ध्यान रखना, एग्जाम में 2 लिखा हुआ है ना तो वो गलत था, ये वैसे सवाल गलत था लेकिन यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों, ये 4 वाला सही रहेगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग और इज बेस्ट कंसंट्रेटेड बाय फ्लोटेशन मेथड। देखो बेटा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से कंसंट्रेशन जो है ना वो किसकी की जाती है, सल्फाइड ओर की जाती है बच्चे, सल्फाइड ओर की जाती है। तो बेटा देखो मैग्नेटाइट अभी आया था थोड़ी देर पहले बेटा, क्या होता है मैग्नेटाइट, क्या होता है Fe3O4, गैलेना होता है PBS, कैसीटेराइट होता है SnO2, और मेलाकाइट ग्रीन बेटा कॉपर का हाइड्रोक्साइड और कॉपर का कार्बोनेट। तो सल्फाइड इसमें से कौन सा है बेटा, गैलेना, ठीक है ना बच्चे। ए सल्फाइड और इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड बिफोर रिडक्शन, एकदम सही बात है बेटा कि एक सल्फाइड को रिडक्शन करवाने से पहले बेटा उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, एकदम सही बात है। ऐसा क्यों करते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं, क्योंकि इसका रिडक्शन आसान होता है, इतनी सी बात है, इसका रिडक्शन आसान होता है, इसके रिडक्शन की तुलना में इसका रिडक्शन आसान होता है। क्या बोला पहला, ए सल्फाइड और कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, ओह इसने तो बोला कि भैया इसका कभी रिडक्शन हो ही नहीं सकता, गलत बात। मैंने बोला ना कि इसका रिडक्शन आसान है बच्चे, रिडक्शन आसान है, सिर्फ ये वर्ड पे फोकस करो, आसान है, ऐसा नहीं कि इसका रिडक्शन ही नहीं हो सकता, हो तो सकता है।
नो रिड्यूसिंग एजेंट इज फॉर्म्ड सुटेबल फॉर रिड्यूसिंग। अरे भाई बात एक ही हुई ना, ए और बी तो ऑप्शन ही सेम हो गए ना बेटा, किसका रिडक्शन ही नहीं हो सकता या ऐसा कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है जो इसको रिड्यूस कर सके, तो बेटा ये तो बात एक ही हुई। तीसरा, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज मोर देन दैट ऑफ CH2 इन द फॉर्म ऑफ गेन। सुनना बेटा मेरी बात, कि मान लीजिए मेटल सल्फाइड का रिडक्शन आप कार्बन से करवा रहे थे तो बेटा CH2 बना, और मेटल ऑक्साइड होने के बाद में अगर आप रिडक्शन करवा रहे थे तो CO2 बनेगा। अब वास्तव में बेटा इसका बनना जो है ना बेटा वो वास्तव में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये और बता दूं मैं आपको, CH2 के बनने का डेल्टा H पॉजिटिव होता है, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन है किसी रिएक्शन के होने के लिए। रिएक्शन ही नहीं होगी ये बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि रिएक्शन का डिसाइड तो बेटा दो फैक्टर मिलकर करते हैं ना, डेल्टा H और डेल्टा S, लेकिन डेल्टा H का पॉजिटिव होना अनफेवरेबिलिटी की तरफ चला जाता है, जबकि इसका डेल्टा H कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तभी तो इसका बनना भी फेवरेबल है, तभी तो ऑक्साइड का रिडक्शन आसान हो जाता है बच्चे, और इसका रिडक्शन मुश्किल होता है। तो बात क्या आ रही है बेटा, इसने क्या बोला, दी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज मोर देन दैट ऑफ CH2 इन द फॉर्म ऑफ गेन। अरे भैया गेन एनर्जी की फॉर्म में CO2 की वैल्यू ज्यादा थोड़ी है बेटा, भाई गेन एनर्जी की फॉर्म में ज्यादा बता रहा है, जबकि वो तो रिलीज एनर्जी की फॉर्म में है ना बेटा। ए मेटल ऑक्साइड इज जनरली लेस स्टेबल देन मेटल सल्फाइड। भाई जनरली ये आसानी से रिड्यूस हो रहा है, मतलब कंपैरेटिवली मैं कह सकता हूं कि इसकी स्टेबिलिटी कम रही होगी। इन चार में से मुझे ये ऑप्शन टिक करना पड़ेगा बेटा। भाई ऑक्साइड का रिडक्शन आसान है, कई फैक्टर हैं उसमें, एक फैक्टर ये भी जुड़ जाता है, एक फैक्टर ये कि कंपैरेटिवली जनरली इनकी स्टेबिलिटी कम होती है बेटा एज कंपेयर टू सल्फाइड्स। The process of the isolation of a metal by dissolving the ore in suitable chemical reagent। ठीक है बेटा, यहां तक की बात तो सही मायने में मैं बोलूं तो बेटा कंसंट्रेशन वाली टर्म लीचिंग वाली याद आ रही है मुझे। आगे बढ़ता हूं, फॉलोड बाय प्रेसिपिटाइजेशन। ओहो फिर बात बदल गई बेटा, इसने लीचिंग में तो क्या होता है कि बेटा कि सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके कंसंट्रेटेड किया जाता है, लेकिन बेटा ये तो फाइनली उसका प्रेसिपिटाइजेशन भी करवा रहा है मेटल का, वो भी मोर रिएक्टिव मेटल से, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सके वो मेटल से। तो बेटा ये प्रोसेस तो पूरा कंबाइंडली हाइड्रोमेटलर्जी में गिना जाता है, जिसमें दो एग्जांपल आते हैं। एक तो मैक आर्थर इसके अंदर गिना जा सकता है, बिल्कुल बेटा, क्योंकि मैक आर्थर का जो पहला स्टेप है वो लीचिंग है, लेकिन दोनों स्टेप अगर मिला दो, पहला स्टेप कौन सा, साइनाइड में डिसॉल्व करना, वो लीचिंग है, लेकिन दोनों स्टेप अगर जोड़ दो तो वो बेटा ओवरऑल हाइड्रोमेटलर्जी में गिना जा सकता है, ठीक है ना। और बेटा दूसरा कि कॉपर जो होता है, लो ग्रेड और जो होते हैं कॉपर के, वो बेटा बैक्टीरिया में या एस्ट्रोसोफोर में डिसॉल्व कर लिए जाते हैं। फाइनली बेटा मोर रिएक्टिव मेटल आयरन, स्क्रैप आयरन काम में लेकर के उनको हटा दिया जाता है। और हाइड्रोमेटलर्जी है तो हाइड्रोजन भी काम में ले सकते हो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। आंसर ए आ जाएगा बेटा इसके अंदर, डेफिनेशन बेस्ड है। नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चा, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द टेम्परेचर एट विच कार्बन रिड्यूस FeO टू आयरन एंड प्रोड्यूस CO। मतलब कार्बन की भी वो रिएक्शन देखनी है जब वो CO में बदल रहा हो। मतलब ये वाला ग्राफ आपको देखना है बेटा, ये वाला ग्राफ आपको देखना है इसके अंदर, कि कार्बन की भी वो रिएक्शन देखनी है जब वो रिड्यूसिंग एजेंट और वो CO में बदल रहा हो। कब रिड्यूस करेगा, ये बेटा सवाल NCERT एग्जाम्पलर का है, ये मैं बता दूं आपको, NCERT एग्जाम्पलर का सवाल है बेसिकली, ये बेटा वहीं से लिया है मैंने एज इट इज समझाने के लिए। देखेगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ टेम्परेचर एट विच कार्बन रिड्यूस, मतलब इसका रिडक्शन हो जाए, FeO का रिडक्शन हो जाए बेटा, किस पॉइंट पर होगा। पहला पॉइंट बिलो टेम्परेचर एट पॉइंट ए। सुनना मेरी बात, ये रहा आपका ए पॉइंट बेटा, देख पा रहे हो अच्छे से, ये वाला आपका ए पॉइंट है बेटा, ये वाला ए पॉइंट है, ये वाला। इससे कम टेम्परेचर अगर आपने रखा, सुनिएगा ये परपेंडिकुलर यहां बना लीजिए, अगर आपने इससे कम टेम्परेचर रखा तो इससे कम टेम्परेचर पे बेटा देखो जो आयरन का कर्व है वो ये रहा, ये आयरन का कर्व आपके पास में बेटा। तो इससे कम टेम्परेचर पे तो आयरन के ऑक्साइड बनने का ग्राफ नीचे है, जबकि इसका ग्राफ कार्बन वाले का कहां पर है बेटा, ऊपर है। थोड़ा सा कलर बदल दूं मैं इसका बेटा, वरना दिखाई नहीं देगा आपको। कार्बन वाले का ग्राफ ऊपर की तरफ है बेटा, ये ग्राफ ऊपर की तरफ है, ये वाला आपको ये कंपेयर करना है, एक स्काई ब्लू वाला और एक येलो वाला। येलो वाला बेटा किसका है, बोलो बच्चे, येलो वाला किसका है, येलो वाला है किसका, सॉरी कलर चेंज कर रहा था ना मैं, हाँ बेटा येलो वाला आयरन के ऑक्साइड बनने का है। तो आप देखिए कि बेटा टेम्परेचर जब आपने ए पॉइंट से कम रखा, ए पॉइंट से अगर कम रखा टेम्परेचर, तो आयरन का ही ग्राफ नीचे है, तो वो तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, आयरन रिड्यूस करेगा, बल्कि यहां तो CO को,
तो बेटा ये तो पॉइंट गलत हो गया। अप्रोक्सीमेटली एट द टेम्परेचर ए, देखो बेटा अगर ए पर ही देख रहे हो तो दोनों एक दूसरे को एग्जैक्ट क्रॉस कर रहे हैं, एग्जैक्ट क्रॉस कर रहे हैं, और जहां एग्जैक्ट क्रॉस करते हैं वहां तो डेल्टा जी जीरो आ जाता है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन हो जाती है, वहां तो फाइनली ओवरऑल रिडक्शन होकर के प्रोसीड होकर के फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा वहां तो। अबाउट टेम्परेचर एट पॉइंट ए, बेटा ए से ऊपर के टेम्परेचर पे देखना बेटा, जैसे ही आप ए को क्रॉस कर रहे हो तो क्या कार्बन वाला ग्राफ उससे नीचे रह गया ए पॉइंट को क्रॉस करते ही, तो बिल्कुल बेटा उसके बाद में कार्बन रिड्यूस करना शुरू कर देगा। तो बेटा लेकिन इसने क्या बोला, बट बिलो टेम्परेचर, अरे भैया इसने कहा कि बोले सिर्फ ए से लेकर के डी बस यहां तक की रेंज में ही रिडक्शन करेगा, बोले इसके बाद रिडक्शन फिर बंद कर देगा। क्यों भाई, क्यों करेगा? अरे इसके बाद तो बल्कि और नीचे आ गया ना कार्बन का कर्व, इसके बाद तो और ज्यादा रिड्यूस करेगा, समझ रहे हो बात को? तो बेटा अबव पॉइंट ए सही है लेकिन बिलो पॉइंट डी बात गलत हो गई। क्या आ जाएगा, अबव पॉइंट ए, जैसे ही ए से ऊपर जाएगा बेटा, ए पॉइंट से ऊपर जाते ही आयरन का ग्राफ ऊपर चला गया, कार्बन का ग्राफ नीचे है, और जितना नीचे आएगा ना ग्राफ उतना ही ज्यादा आसानी से रिड्यूस कर पाएगा। आंसर डी सही होगा इसमें। एक और दिया हुआ है बेटा मेटल का, उसका कैल्शिनेशन करवाया है, रेसिड्यू बना, डाइल्यूट HNO3 से एक्वस सॉल्यूशन, फिर जिंक के साथ में मेटल प्राप्त किया। चेक करते हैं बेटा कैल्शिनेशन बेटा किसका होता है, या तो कार्बोनेट्स का होता है या फिर बेटा हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स का होता है। ये CO2 रिलीज करता है गर्म करने पर और ये H2O रिलीज कर देता है बेटा, जबकि रोस्टिंग किसकी होती है, सल्फाइड्स की बेटा, रोस्टिंग होती है सल्फाइड की। तो ये तो गया क्योंकि मुझे कैल्शिनेशन करवाना है, या तो कार्बोनेट का या हाइड्रोक्साइड का बेटा। अब क्या हुआ कि रेसिड्यू बना दिया था, ठीक है बेटा, डाइल्यूट HNO3 के साथ में मेटल का नाइट्रेट बनेगा। अब मेटल जो भी थी बेटा वो ऐसी होनी चाहिए ना जिसको जिंक रिड्यूस कर सके, तो बेटा जिंक को तो रिड्यूस करने से रहा है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम को बेटा जिंक की रिड्यूस करने की औकात नहीं है, क्योंकि इनका SRP तो ज्यादा नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ज्यादा ऊपर आते हैं। वैसे भी एस ब्लॉक वाले, एस ब्लॉक वालों को रिड्यूस करने की औकात जिंक की नहीं है बेटा, तो ये नहीं हो पाएगा। तो कौन सा आ जाएगा, कॉपर। कॉपर को जिंक आसानी से रिड्यूस कर सकता है, कॉपर +2 को जिंक आसानी से रिड्यूस कर सकता है बेटा। ये चला गया ड्यू टू रोस्टिंग, ठीक है, ये चला गया जिंक का, जिंक क्या रिडक्शन करेगा, और इनमें भी बेटा कोई रिडक्शन होने का चांस नहीं है क्योंकि एस ब्लॉक वालों को रिड्यूस करने की औकात जिंक की नहीं है, कॉपर 2+ को आसानी से रिड्यूस कर देगा। Which of the following changes takes place during roasting? रोस्टिंग में एक्चुअली मेटल का सल्फाइड होता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करवाकर ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, साथ में SO2 गैस रिलीज होती है, लेकिन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आता। इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड एज देयर वोलेटाइल ऑक्साइड, एकदम सही बात है बेटा। क्या होगा कि जो भी इंप्योरिटीज है बेटा, ऑक्सीजन अपन साथ में दे रहे हैं, तो ऑक्सीजन साथ में दे रहे हैं तो वो अपना ऑक्साइड बना के तो रिमूव होगा ना बेटा। मान लो फास्फोरस की इंप्योरिटी थी तो वो P4O10 बनाकर रिमूव हो जाएगा, है, या नाइट्रोजन की इंप्योरिटी थी तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना के रिमूव होगा। जो भी बेटा इंप्योरिटीज है वो अपने वोलेटाइल ऑक्साइड बना करके रिमूव होंगे। कुल मिलाकर क्या बना के रिमूव होंगे, ऑक्साइड बना करके, क्योंकि मैं ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहा हूं साथ में। अगर मैं कैल्सिनेशन करवाता ना तो बेटा वो डायरेक्ट वोलेटाइल फॉर्म में रिमूव होते, ऑक्साइड बना के रिमूव नहीं होते, क्योंकि मैं उसमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं देता। दूसरा, और इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, ये बात भी एकदम सही है बेटा कि और का ऑक्साइड कन्वर्जन हुआ है। तीसरा, चेंजेस लाइक ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, ऑक्साइड कन्वर्जन हो रहा है भैया, +2 से +2 में ही तो है, ये ऑक्सीडेशन थोड़ी हुआ। हाँ भैया कुछ और इस कंडीशन में था, अब ऑक्साइड में बदल गया, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम ही है ना, तो ऑक्सीडेशन नहीं होता बेटा, थर्ड नहीं होता। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड बच्चे। Ag2S प्लस इंप्योरिटी प्लस NaCN बेटा ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है, ये बनाया गया। सुनना मेरी बात बेटा, क्या होता है कि साइनाइड जो है ना बेटा, ये इसके साथ ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाता है, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये वाटर सोल्यूबल है। और फिर जिंक जो है बेटा वो इसके साथ में क्या बनाता है, ZnCN का होल फॉर 2-, और ये भी वाटर सोल्यूबल है। और ऑक्सीजन काम में क्यों लेते हैं, सुनना मेरी बात, एक्चुअली क्या होता है कि ये भी वाटर सोल्यूबल होता है और सोडियम का सल्फाइड भी वाटर सोल्यूबल है। तो समस्या ये है कि जब दोनों वाटर सोल्यूबल है तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चलती रहती है बेटा। तो फिर करे क्या, फिर ये किया कि भैया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है कि जो सोडियम का सल्फाइड है ना वो सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और इस रिएक्शन का हिस्सा नहीं रहता। तो बेटा सिंपल लीचेटरले प्रिंसिपल काम में लिया कि आपने किसी एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करवा दिया किसी अनदर रिएक्शन में, तो रिएक्शन फॉरवर्ड आ जाएगी बेटा,
ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट अबाउट दिस रिएक्शन, ऑक्सीजन फेवर्स द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एकदम सही बात है, वो सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में बदल के हटाएगा, प्रोडक्ट हटाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड आएगी। कॉम्प्लेक्स वाई इज टेट्राहेड्रल, देखिएगा बच्चे, भाई जिंक की स्टेट यहां पर कितनी है बेटा, +2 है, भाई जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d10, +2 है तो भी डी में 10 तो है ना, अब डी में अगर 10 है बच्चे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेयरिंग तो करेगा, तो बेटा इसके पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना बेटा NS और NP के अलावा, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा बेटा, और sp3 करेगा तो टेट्राहेड्रल होगा, तो बात तो ये भी सही हो गई। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स X कैन बी यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स, एकदम सही बात है बेटा, ये कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में दिया हुआ है यूजेज में कि सिल्वर और गोल्ड की जो प्लेटनिंग होती है ना ऑर्नामेंट्स के ऊपर, वो इनका कॉम्प्लेक्स बना करके होती है बेटा, क्योंकि इसके कॉम्प्लेक्स की बेटा प्लेटनिंग एकदम स्मूथ होती है, चिकनी होती है एकदम बेटा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कॉम्प्लेक्स एक्स इज स्क्वायर प्लेनर, ये बात गलत हो गई बेटा, स्क्वायर प्लेनर कहां से होगा, तो लीनियर होगा ना बेटा, दो कोऑर्डिनेशन हमारे लीनियर होता है बेटा। इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैथोड एंड एनोड, समझा चुका हूं बेटा मैं कि एनोड कैसा लेते हैं अपन, इम्प्योर, ऑलरेडी डिस्कस्ड है बेटा, और कैथोड कैसा लेते हैं बेटा, प्योर लेते हैं अपन, ठीक है ना, बता चुका ना कि कैथोड अगर मैं इम्प्योर लूंगा तो कॉपर उसी के ऊपर जाके डिपॉजिट होगा, तो इम्प्योरिटी के ऊपर ही कॉपर जाके जमा हो गया, तो इम्प्योरिटी अलग कहां से हुई, जबकि एनोड इम्प्योर लिया जाता है ताकि कॉपर उसमें से निकलता रहे बेटा और इम्प्योरिटीज पीछे रह जाए, तो बेटा क्या आ जाएगा, कैथोड पहले नाम में लिखा हुआ है तो प्योर मेटल की फॉर्म में कैथोड लेते हैं और एनोड इम्प्योर की फॉर्म में लिया जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन शोज द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग, देखो बेटा स्मेल्टिंग प्रोसेस में कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और कार्बन हाई टेम्परेचर पे रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जब हाई टेम्परेचर दोगे तो स्पीसीज मेल्ट हो जाएगी, तो बेटा एक ही ऑप्शन है जिसमें आपके कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम आ रहा है। द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना नॉट फिजिबल बिकॉज, बेटा अगर सिर्फ प्योर एल्यूमिना लिया तो बेटा मैंने बोला था ना कि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो वो मेल्ट नहीं होता, कंडक्ट भी नहीं करेगा, इसीलिए तो उसमें क्रायोलाइट और फ्लोर स्पार CF2 मिलाते हैं बेटा, ठीक है ना, तो क्यों नहीं होता इसका, क्योंकि इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स फ्यूजन टेम्परेचर इज वेरी हाई, तो बेटा ये आसानी से मेल्ट नहीं होगा, कंडक्शन भी नहीं देगा। रूबी एंड सैफायर कंटेन, देखो बेटा रूबी और सैफायर ये एक्चुअली एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है बेटा टेबल के ऊपर, पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड है, बाय द वे एग्जामिनर पूछ ले तो इसलिए दे दिया कि एल्यूमिना के अंदर बेटा क्रोमियम की जब इंप्योरिटीज होती है तो वो रूबी बनाता है, और बेटा एल्यूमिना में ही अगर बेटा कोबाल्ट की इंप्योरिटीज होती है तो वो सैफायर बना देता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमने तो क्रोमियम ही पढ़ा है, अरे बेटा आपने पढ़ा क्या है, रूबी और एमरल्ड, रूबी और एमरल्ड आपने पढ़ा है, यहाँ सैफायर और लिखा हुआ है, ध्यान रखना इस चीज का बेटा, ठीक है। तो आप लोग बेटा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मैं फिर कह दूं कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करिए एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल अच्छे से करिए बेटा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।